हाय, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में जानकारी दी। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, इसके विषय में भी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। गोलीय दर्पण किसी भी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए एक गोला है, गोले में से किसी भी भाग को काट करके निकाल लिया जाए तो जो बचा हुआ भाग होगा वह एक गोलीय दर्पण होगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसके दोनों तल, प्रथम पृष्ठ जिसको हम कहेंगे उभरा हुआ तल, तथा दूसरा पृष्ठ इसका जो है वो दबा हुआ तल है। दोनों ही पृष्ठ इसके वक्राकार हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका दोनों भाग वक्राकार हो सकता है या कम से कम एक भाग वक्रीय हो सकता है, जो एक भाग उभरा हुआ तल और एक भाग दबा हुआ तल। अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण तथा दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिसमें जो परावर्तक तल है वह दबे हुए तल की तरफ से होता है, अर्थात उभरे हुए तल की तरफ अगर हम पेंट कर दें, मतलब कलई कर दें, तो परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल की तरफ से होगा। तो ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल की तरफ से हो, उन दर्पण को अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक अवतल दर्पण का विपरीत होगा ये। इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल की तरफ से होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दबे हुए तल की तरफ इस बार पेंट किया गया है, मतलब कलई की गई है, तथा परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल की तरफ है। तो ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल उभरे हुए तल की तरफ होता है, उन दर्पणों को उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आपने जाना कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषाओं में सबसे पहला पॉइंट आता है दर्पण का ध्रुव। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों ही दर्पणों में परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल की तरफ है, अगर इसका मध्य बिंदु लीजिए तो यही इसका दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। उसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण में लेते हैं जिसका परावर्तक तल उभरे हुए तल की तरफ है, तो इसका भी जो मध्य बिंदु है P, यह दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अर्थात दोनों ही प्रकार के दर्पणों में जो परावर्तक तल होता है उसका जो मध्य बिंदु है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपका अगला पॉइंट है इसमें वक्रता केंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वृत्त का अपना एक केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार जब भी किसी गोलीय दर्पण जो एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो उसी केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं, जिसे वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप दोनों दर्पणों में देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, ये किसी न किसी खोखले गोले से काटा गया एक भाग है जिसका केंद्र C है और इसे ही वक्रता केंद्र कहेंगे। दूसरे दर्पण जो उत्तल दर्पण है, ये भी किसी न किसी खोखले गोले से काटा गया एक भाग है एक दर्पण का, जिसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। अर्थात गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, जिस भी गोलीय भाग से वो काटा गया रहता है, उसका जो केंद्र होगा उसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें वक्रता त्रिज्या।
इसकी परिभाषा ये है कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दर्पण के ध्रुव से, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है दर्पण का द्वारक। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बनाने के लिए जो भी गोलीय दर्पण का भाग है उसको उभरे हुए तल की तरफ कलई कर देते हैं। इसका नाम मान लेते हैं M1 M2। तो किसी भी गोलीय दर्पण का जितना भाग कलई किया गया उतने भाग पर प्रकाश का जो भी हिस्सा पड़ेगा वहां से वो परावर्तित होगा। मतलब M1 से लेकर के M2 तक का जितना भी भाग उभरे हुए तल की तरफ पेंट किया गया अर्थात कलई किया गया, वहां पे पड़ने वाली प्रकाश की समस्त किरणें इस भाग पर टकराने के बाद परावर्तित होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भाग जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है उतना ही जो क्षेत्र होता है वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब M1 और M2 ये पूरे दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण में है। अब इसी को आप उत्तल दर्पण में भी इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह उभरे हुए तल की तरफ से होता है, अर्थात इसको हम दबे हुए तल की तरफ कलई कर देंगे। दर्पण को इंग्लिश में मिरर शब्द के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे हम M वर्ड का यूज करते हैं। अब अंदर से मतलब दबे हुए तल की तरफ कलई कर देने पर परावर्तन जो परावर्तक तल होगा वह उभरे हुए तल की तरफ से हो जाएगा। अतः उत्तल दर्पण का जो द्वारक होगा वह इस भाग से लेकर के इस भाग तक होगा। मतलब ये हुआ कि प्रकाश की समस्त किरणें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिस बिंदु पर आपतित होंगी वह वहां से परावर्तित हो जाएगा। तो क्या समझा हमने कि दर्पण का द्वारक वह बिंदु है जहां से प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तित हो जाती है। अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मुख्य फोकस। अगला आपका, जैसा मैंने बोला, मुख्य फोकस। इसको भी पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी दर्पण का परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण के ध्रुव के नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी दर्पण किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। तो जो खोखला गोला है उसका कोई न कोई केंद्र होगा। तो वही जो केंद्र होता है इस गोलीय दर्पण का भी केंद्र होता है, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु P से C को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। अब हम इसमें शो करेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली समस्त किरणें कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर चलने वाली समस्त किरणें, ये भाग आपका परावर्तक तल है। जब ये सभी किरणें इस परावर्तक तल पे जाएंगी तो टकराकर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं, कुछ इस प्रकार से।
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं। उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या सीखा आपने कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, जिसे हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य फोकस को हम दूसरे दर्पण उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसको हम फिगर के माध्यम से फिर से समझाते हैं। मुख्य फोकस को अब हम उत्तल दर्पण में समझेंगे। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल की तरफ से होता है, तो हम दबे हुए तल की तरफ इसको कलई कर देंगे। नेमिंग वही रहेगी आपकी M1 M2। इस दर्पण का, इस गोलीय दर्पण का मतलब जिसका नाम उत्तल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं और P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी किसी न किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, वो उसका कुछ न कुछ केंद्र होगा जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो है इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर से वही चीज कि बिंदु P और C को मिलाकर जो रेखा गुजरती है वह मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। अब मुख्य फोकस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे कि मुख्य अक्ष मान लेते हैं यहां तक बढ़ी हुई आगे इस प्रकार से। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका परावर्तक तल है, तो किरणें इधर से आपतित होंगी बाईं तरफ से। अब बाईं तरफ से आपतित होने के बाद ये परावर्तक तल है, तो प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं करेंगी, यहीं से परावर्तित हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। परावर्तन के पश्चात देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये समस्त परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे से किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इन बिंदुओं को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। उसका रीजन यह है कि वास्तविकता में प्रकाश की समस्त किरणें यहीं से परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वह दर्पण के पीछे एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु से ये समस्त परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसका नाम है फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ। अभी आपने पीछे पढ़ा टॉपिक्स में मुख्य फोकस अवतल में भी और उत्तल में भी, तो उसी से रिलेटेड है फोकस दूरी। तो हम दर्पण में देखेंगे कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F के जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, उसे फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दर्पण में PF का जो डिस्टेंस होगा वह फोकस दूरी कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोकस तल मतलब फोकल प्लेन।
तो दोनों ही प्रकार के दर्पणों को बना करके इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में देखिए, ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस मान लेते हैं, और ये आपका वक्रता केंद्र। इसी प्रकार एक उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं, अंदर की तरफ कलई करके। दोनों दर्पणों के आप नाम लिख लीजिए, M1 M2। इसमें भी जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का ध्रुव, मुख्य खींच लीजिए यहाँ पे, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र बना लीजिए। अब फोकस तल, मुख्य फोकस के बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसे फोकस तल कहते हैं। कुछ इस प्रकार दोनों दर्पणों में देख लीजिए, अर्थात मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा, चाहे वो अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो वो जो तल होता है वही तल फोकस तल कहलाता है। अर्थात मुख्य अक्ष से ऊपर का हिस्सा और मुख्य अक्ष से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरा फोकस तल कहलाएगा, दोनों प्रकार के दर्पणों में, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो परिभाषा के अनुसार ये कहते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है उसे फोकस तल कहते हैं।